Okay. In case of non-uniform circummotion, what will be the answer? In non-UCM, देखो non-UCM में क्या दो एक्सीलेशन रहते हैं, एक तो इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, ये 80 रहेगा, ये AC रहेगा, और वेलोसिटी सपोज इधर ही है ना, वेलोसिटी टेंजेंशियल के डायरेक्शन में होगी, तो P विल बी F डॉट V, F कितना होगा, मास इंटू नेट एक्सीलेशन, 80 J कैप प्लस AC माइनस I कैप इंटू वेलोसिटी J कैप ले लो, तो I डॉट J तो कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में I डॉट J विल बी 0 90 डिग्री पे, तो M इंटू 80 इंटू वेलोसिटी, दैट्स ऑल, ये आंसर हो जाएगा, सिंस I डॉट J इज इक्वल टू 0 और J डॉट J विल बी 1, ये J है, टेंजेंशियल जो है अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा बना लिया, x y ऊपर, तो only tangential acceleration will produce the power in case of non-uniform circummotion. सेंटीपिटल एक्सीलेशन तुमने देखा, सेंटीपिटल फोर्स तो 0 ही कर रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। दिस क्वेश्चन इज JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये। The basics concept, if they are clear, there are chances you can do it easily. ठीक है, चलो फिर आगे देखें। थिंग्स आर ऑल राइट हियर अप टू हियर पावर के बारे में। तो पावर F, we are focusing on F dot V, and also power is rate of work done and average power is work done upon time. How fast you do the work, है ना? Suppose two students are climbing from ground floor to the first floor. The one who is taking half time is developing double power. जो जल्दी क्लाइम कर रहा है वो अपनी बॉडी में ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है, या ज्यादा व्हाट इज कॉल्ड ज्यादा फास्ट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है अपनी बॉडी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है वो, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। फास्ट वन हु इज डूइंग द फास्टर वर्क, सेम अमाउंट ऑफ वर्क, is producing more power in the body. Okay. This is a solid example of NCERT book. Let's see what is this question. An elevator can carry maximum load of 1800 kg. Elevator plus passengers is moving up with the constant speed of 2 meters per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the maximum power delivered by the motor to the elevator in watt as well as in horsepower. So what to do, how to do? तो वेलोसिटी दी है ना, तो इफ वी गेट द फंक्शन ऑफ फोर्स, टोटल फोर्स मिल जाए तो F डॉट भी आ जाएगा। एक ही डायरेक्शन, सपोज मोटर को ऊपर खींचना पड़ रहा है ना, मोटर इज पुलिंग विद द फोर्स F, जितना उसका अपोजिशन होगा, जितना नीचे फोर्स होगा mg प्लस फ्रिक्शन, उतना ही मोटर को फोर्स लगाना पड़ेगा F ऑफ मोटर। F ऑफ मोटर कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से लिफ्ट को उठा रहा है, 2 मीटर से, तो F ऑफ मोटर विल बी, ठीक है, समझ में आ गया वर्ड मैंने जो लिखा, कुछ क्लू मिला उससे? मोटर को कितना कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में, दूसरा फ्रिक्शन के अगेंस्ट में उठाना पड़ेगा उसको, दोनों विल बी एडेड अप, दैट विल बी द फोर्स ऑफ द मोटर multiplied by velocity. So let us see the solution itself in place of writing. Let me show you the solution. देखो, तो downward force on the elevator is due to the gravity, due to the friction, because it is going up. फ्रिक्शन भी नीचे लगे, अपोजिट लगता है ना,
तो ग्रेविटी का इतना हो गया, फ्रिक्शन का इतना हो गया. 22,000 Newton is the force has to be applied by motor to pull the elevator. The motor must supply enough power to balance this force. F dot V. F we have calculated 22,000 multiplied by the speed is these many. And ये हॉर्स पावर कैसे आएगा? डिवाइड बाय, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 746 से, तो ये हॉर्स पावर आ जाएगा 59. So this is a solid example, 11th of your textbook. ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन का फोर्स भी ऐड करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशन फोर्स. ऑलराइट, we'll move on to the next one. देखो कुछ क्वेश्चन अपने आप करेंगे तो अच्छा है. तो देखो ये भी क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा. इफ आई कैन गिव यू द हिंट, इट्स ऑलराइट. देखो 15th में a pump on the ground floor of building can pump up water to fill the tank of volume this much. ये दिया था कि मैंने? नहीं. In 15 minutes, tank is 40 meter above the ground. The efficiency of pump is 30%. How much electrical power is consumed by the pump? तो efficiency जहां भी दी है, efficiency का फार्मूला देख लो. efficiency का सिंबल ईटा होता है. It will be output upon input. तो पावर की बारे में बात करेंगे तो पावर का आउटपुट लिखेंगे, पावर आउटपुट, पावर इनपुट. अगर कुछ और एनर्जी की बात होगी तो एनर्जी आउटपुट, और वर्क डन आउटपुट, वर्क डन इनपुट. तो सेम यूनिट होगी. जो फिजिकल क्वांटिटी ऊपर होगी, यहाँ पावर की बात हो रही है ना. तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, 30% का मतलब क्या होता है? 30 अपॉन 100, 0.3. एफिशिएंसी यहाँ पे 0.3 आ जाएगी. आउटपुट पावर कितना हो रहा है? mgh हो जाएगा. इनपुट पावर निकालना है. तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. पहले भी हम लोगों ने यूज किया. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, G10 या 9 जो भी 9.8 वो ले लेना. h दिया है. अच्छा, ये mgh बाई टी भी आएगा. इसमें डिवाइड बाई टाइम भी करना पड़ेगा. वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर. तो h कितना है? 40. टाइम कितना दिया है? 15 मिनट्स. 15 इंटू डिवाइड बाई टाइम, 15 इंटू 60. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं mgh बाई टाइम अपॉन इनपुट पावर. तो अभी अपने आप कर लेना. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी भी वाटर की कितनी होती है? डेंसिटी याद रखनी पड़ेगी तुम्हें. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी का सिंबल रो. So now you can try this question. Will be done. Should be done easily. किलो में आंसर है तो 1000 से डिवाइड कर देना. किलोवाट में आंसर आ जाएगा. टाइम को भी सेकंड्स में करना पड़ेगा ना. तो नेक्स्ट वन इज, ये देखो ये भी क्वेश्चन है, पावर का ही है. फैमिली यूजेस 8 किलोवाट पावर. डायरेक्ट solar energy is incident on the horizontal surface of an average rate at an average rate of 200 watt per square meter. If 20% of energy can be converted to useful electrical energy, how large the area is needed to supply 800 kilowatt? So let me see what hint I can give you. देखो पावर जो है, पावर निकालने के लिए कितनी पावर आ रही है सन से, कितनी इफेक्टिव पावर मिल रही है हमें. पावर पर यूनिट एरिया कितनी आ रही है? 200 वाट. एरिया कितना दिया है? एरिया निकालना है हमें. एंड कितनी एफिशिएंसी है? 0.2 की. एंड ठीक है, तो या फिर वही फार्मूला लगाओ. ओके,
पर यूनिट एरिया से ऐसे निकाल लो, फिर एफिशिएंसी वाला फार्मूला ट्राई करो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर, इनपुट पावर। तो आउटपुट हमें कितना चाहिए, 8 किलोवाट चाहिए। इनपुट जो है पर यूनिट एरिया दिया, एरिया दिया, टोटल पावर आ जाएगी, है ना। एरिया निकालना है शायद, है ना। तो इनपुट विल बी दिस दिया, ये निकालना। एफिशिएंसी भी दी हुई है, कितनी है, फिर से 20%। तो यू कैन ट्राई इट, ये और कंपेयर कर सकते हैं रूफ टॉप के एरिया से। तो अनलेस यू ट्राई योर ओन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डू इट। थोड़ी बहुत हिंट मैं दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नंबर क्या था इसका, नंबर देख लो फिर पढ़ लेना। 23rd है। देखो ये वाला क्वेश्चन अब मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का 9th क्वेश्चन। बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट at a time t is proportional to, तो power is equal to work done upon time, work done is force into displacement upon time। अच्छा ये तो हमें पता ही था, ये वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना ज्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। एफ डॉट वी वाले से काम चल जाएगा। एफ वी, एफ इज इक्वल टू एम ए, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली रेस्ट पर है तो ए टी हो जाएगा। एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, ओके, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया, और एक्सेलेरेशन क्या कांस्टेंट आ रहा है इसमें, क्या कांस्टेंट दिया हुआ है, व्हाट कांस्टेंट इज गिवन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो नहीं, एम और ए दोनों कांस्टेंट होंगे ना। हाँ ओके ठीक है, हो गया हो गया, ठीक है। एक्सेलेरेशन ही कांस्टेंट दिया ना, मुझे लगा कि पावर कांस्टेंट दिया, ठीक है। एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, तो एक्सेलेरेशन को छोड़ देंगे, टाइम बच जाएगा ना। तो देखो एफ एफ पावर इज एफ वी, एम एफ इज इक्वल टू एम ए, और वी को यू प्लस ए टी लिख दिया, तो यू तो 0 ही है, ए टी, तो एम ए स्क्वायर टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, दोनों कांस्टेंट है ये। तो ये आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वन है, बी ऑप्शन। ऐसे ही कुछ ये भी क्वेश्चन है नीचे, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है, यू कैन रीड दिस क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट में आ जाएंगे। ऑलराइट, तो 10th क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, देखो। बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, इसमें पावर कांस्टेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम का रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट आना है ना। देखो इसको, अभी हमने लिखा था जो फार्मूला, अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, पावर कांस्टेंट दिया है इसमें, देखो ना। तो अभी हम एक्सेलरेशन को चेंज कर लेंगे, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, v बाई टी, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा मास इंटू वी स्क्वायर बाई टी, है ना। तो वी स्क्वायर बाई टी, तो वी स्क्वायर बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अभी यहाँ पे देखो, m इंटू वी स्क्वायर बाई टी, तो हमें लाना क्या, देखो पावर भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है,
तो v को क्या लिख सकते हैं, x by t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टी क्यूब, m भी रहेगा, तो x स्क्वायर एंड m कांस्टेंट, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2। तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। ठीक है, तो सेम फार्मूला यहाँ तक सेम था। देखो यहाँ पर क्या था, तो ए को वी में कन्वर्ट किया, फिर वी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के, कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते। क्लियर, इसमें कुछ पूछना है? सर समझ गया। तो इसका आंसर आ रहा है अपना थर्ड, सी। देखो ये भी एक पावर का ही क्वेश्चन है, 61। ये थोड़ा सा, इसमें देखो मास नहीं दिया, ये विंड ब्लेड वगैरह है, और उसका एरिया दे दिया सर्कल का। इफ विंड फ्लोज एट द वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू। तो वही मास जो है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल रो है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया, विंड का एरिया क्रॉस सेक्शन दिया, विंड ब्लेड का, विंड मिल का जो ब्लेड्स है, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू एक्स लिख देंगे इसको, है ना। और रो, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म विंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो हो रही, ठीक है। एक्स को क्या लिख दिया, वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू रो। तो मास का आंसर दिया है ए, रो को आगे शिफ्ट कर दिया उन्होंने, रो ए वी टी, ठीक है। तो देखो ये आंसर दिया है, रो ए वी टी में। तो चेंजेस करके लाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम, अभी काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर और आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ रो ए वी क्यूब हो जाएगा। ऑलरेडी एक वी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी आ गया। बाद में वैल्यू पुट कर सकते हैं। और पावर कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर, सब वैल्यू दी है डेंसिटी वगैरह की, ए की भी वी की भी। पावर कैसे आएगा बोलो, टाइम से डिवाइड कर दो, आर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। जो वर्क डन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन which converts into kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ऊपर हमने निकाला हाफ ए वी क्यू बाई टी, तो टी 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 कैंसिल हो गया, हाफ रो ए वी क्यू। ये थोड़े से मैनेज कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, बेसिक पे जाके कुछ ऐसे डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद कर सकते तुम इसका, ठीक है। तो दिस इज ओके। मेन क्या था, यहीं पे था बस, है ना। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम इज ए इनटू एक्स, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द विंड, डिस्टेंस कवर्ड विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। एयर विंड ब्लेड्स, जैसे विंड ब्लेड्स होते वर्टिकल, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, तो कितनी एयर को पुश कर रहे हैं अंदर, तो एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस, कितनी वॉल्यूम को पुश कर रहे हैं वो एक साइड से दूसरी तरफ,
So that is depend upon how fast the wind is moving in time t. ये क्वेश्चन देखो, इसको कल डिस्कस करेंगे, ये जेई में आया था ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट तो इजी है, सेकंड पार्ट थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके ठीक है, टुमारो विल सी। ओके यू गो थ्रू दीस क्वेश्चंस, we'll do it tomorrow। कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने? एक तो ये बताया 22, जस्ट रीड इट। फर्स्ट पार्ट विल बी एमजीएच, वो वेट्स को ऊपर नीचे कर रहा है, तो जब उठा रहा है तब कितना एनर्जी, हाउ मच वर्क इज डज शी डज। एमजीएच नीचे लाने में बोला, नीचे लाने में एनर्जी निगलेक्ट कर दो। तो उसके बाद वाला पार्ट गो थ्रू एंड जस्ट अंडरस्टैंड 22, then 24, then 27 और 25। 25 में ये आंसर रॉन्ग है इसका, यहाँ से जो स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं और ये, तो टाइम निकालना है। वही काइनेमेटिक इक्वेशन, एक्सीलरेशन क्या लेंगे? ए विल बी जी साइन थीटा, है ना? तो इसका सी वाले का, ये वाले का 2√2/3 आएगा रूट के अंदर। दोनों का सेम आंसर दिया हुआ है, जस्ट क्रॉस चेक करो। तो दिस इज इजी क्वेश्चन, ये कर सकते हो तुम लोग, वन डायमेंशन मोशन जैसे किया था। और ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है? ओके दिस विल सी, कौन सा नंबर है इसका? 28 आई चेक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कोलिजन भी करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चंस ट्राई टू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन करने में तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें कोलिजन वाला टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट क्लास। शैल आई एंड द क्लास नाउ? आर यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके देन, एनी डाउट? पावर के कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड instantaneous power is F dot V, rate of change of work done, which is equal to dot product of force and velocity। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर कितनी आई थी? 0। नॉन यूनिफॉर्म में पावर कितनी थी? m इंटू 80 इंटू कितना आया था? m इंटू 80 इंटू v। ओनली टेंजेंशियल फोर्स इज इफेक्टिव देयर, है ना? m इंटू 80 इंटू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओके, थैंक यू देन। Thank you, sir. Thank you, sir.